क्या? अभी भेज दूंगा ब्रेक में। गुड मॉर्निंग। आगे आ जाओ, तुम लोग इतना पीछे क्यों बैठे हो? हम्म, इधर आ जाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है? यस। ओके, ठीक है। तो कल हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया था, जिसका एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके आना था, राइट? सो आई एम अज्यूमिंग आपने सभी ने सॉल्व कर लिया है एंड देयर आर सम डाउट्स। यस और नहीं? तुमने? यार ऐसे कैसे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में अगर किसी के डाउट्स हैं तो बताएं। तुमने भी नहीं किया? घर जाके मतलब ऐसे भूल ही जाते हो कि कुछ करना है ऐसा? तो ऐसे तो चलेगा नहीं यार। सिर्फ मेरा ही सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। ऑनलाइन में किसी का डाउट है?
ठीक है। ये देखते हैं। इलेवन पॉइंट इलेवन। हाँ हाँ। वो इधर इधर आ गया इधर। इधर आ जाओ ना आगे, इतना पीछे क्यों बैठना तुम लोग। हम्म। तो क्यों आए हो। हो रहा है सॉल्व। नहीं। ठीक। तो देखिए, अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 225 ग्राम फॉर अ 250 ग्राम वेट। ठीक है। मतलब अगर कस्टमर 250 ग्राम सामान मांगता है तो वेइंग बैलेंस उसका वैसे वाला है जिसमें हम एक तरफ वेट्स रखते हैं और दूसरी तरफ सामान रखते हैं। ठीक है, ऐसा वाला वेइंग बैलेंस है। क्लियर। तो यहाँ पे वो वेट रखता है और यहाँ पे सामान रखता है जो देना है। एंड अगर आप 250 ग्राम उससे सामान लेने जाएंगे तो वो यहाँ पे 225 ग्राम का वेट रखेगा। तो इसके अगेंस्ट 225 ग्राम सामान ही वे होगा। राइट। बट बिकॉज ये फॉल्स वेट है तो कस्टमर को ये रियलाइज नहीं होगा कि ये कम उसने वे कर दिया। क्लियर। तो कस्टमर 250 ग्राम पे करके चला जाएगा, 250 ग्राम के हिसाब से पेमेंट करके चला जाएगा। फाइन। तो अब क्वेश्चन ये है कि उसने क्योंकि सामान कम दिया और पैसे ज्यादा सामान के ले लिए तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिला तो प्रॉफिट हो गया उसका। तो अब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ये सवाल है। तो अगर हम ऐसा मान लें कि ये जो भी सामान है वो 1 रुपी पर ग्राम का पड़ता है। ठीक है। तो 1 रुपी पर ग्राम का अगर सामान पड़ता है तो 225 ग्राम कितने का पड़ेगा, 225 रुपीज का। क्लियर। बट वो कस्टमर को क्या बोल रहा है कि ये 250 ग्राम है तो आप मुझे 250 रुपीज पे करो। यही हो रहा है ना। ठीक है। तो 225 रुपीज का सामान दे रहा है वो। दैट मीन्स फॉर द ट्रेडर, फॉर द शॉपकीपर, द कॉस्ट प्राइस इज 225 एंड सेलिंग प्राइस कस्टमर से कितना चार्ज कर रहा है, 250। समझ आ रही है बात। तो कितना एक्स्ट्रा लिया उसने, 25 रुपीज। राइट। सो वो इसका प्रॉफिट हो गया 25 रुपीज, ये प्रॉफिट हुआ 25। सो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, 25, दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 225 इंटू 100। ठीक है। तो ये हुआ 1/9 एंड 1/9 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 11.11% आएगा। तो सी। ठीक है। तो यार ये होमवर्क करो तो ही तुम लोग को पता चलेगा तुम्हें आता है कि नहीं, क्योंकि कल भी सेम क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था हमने बट अब नहीं आ रहा तुमको। सर एक 26 में डाउट है। इसमें 26 में। 26। हाँ ठीक है। तो 26 में बता देता हूँ।
A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. Printed price मतलब वही मार्क्ड प्राइस, ठीक है, जो प्राइस टैग लगा होता है सामान पे वो। तो जो प्राइस प्रिंटेड है उस पर 10% डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद उसने 12% प्रॉफिट अर्न किया। सो द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक। तो सीपी और एमपी, प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्केट प्राइस जो हमने कल डिस्कस किया था, तो सीपी और एमपी का रेशियो चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हो कि सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज, अगर 12% प्रॉफिट पे सेल किया है तो 112% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऐसा बोल सकते हैं। हम्म, सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक विल बी 112% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इसमें किसी का डाउट है? ऑल्सो बुक को 10% डिस्काउंट पे भी सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज 90% ऑफ द मार्क प्राइस। दोनों ही केस में सेलिंग प्राइस आएगा। मार्क प्राइस में 10% डिस्काउंट करो तो भी सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस को 12% इंक्रीज करो तो भी सेलिंग प्राइस आएगा। ये बात क्लियर है? सो बोथ वेज वी आर गेटिंग द सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस तो एक ही सामान का है तो वो सेम ही होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें, बताइए? दैट मीन्स वी कैन इक्वेट दीज टू, दैट 112% of the cost price will be equal to 90% of the market price। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड printed price, that is market price. So 112% of CP is equal to 90% of MP। ये कैंसिल हो गया। तो रेशियो आपको चाहिए सीपी एंड एमपी का, तो सीपी अपॉन एमपी, ये कितना हो गया? 90/112। टू से कैंसिल होता है तो 45/56। बस, समझ आया? बस ये है। बोलिए, कोई भी डाउट है? तो ये परसेंटेज को ये ऐसे फॉर्म में लिखना ही समझ आ रहा है ना सभी को? ठीक है, एनी अदर डाउट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, 10th। अच्छा, तो बताता हूँ अब ये क्वेश्चन करके फिर 10th बताता हूँ। ये बताइए,
रन ये करेक्ट। फाइव नहीं है, 4.5। तो देखिए क्या करना है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जब हम लोग 80% ऑफ द मार्क प्राइस पे सेल तो करते हैं। 4% आ रहा है। हाँ जी, क्या? 4.5%। हाँ 4.5% सही है। सो आंसर इज डी, 4.5। कैसे आएगा वो देख लेते हैं। तो 80% ऑफ मार्क प्राइस पे जब हम सेल करते हैं, तो जो जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था 26, वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। सो आई कैन से 80% ऑफ मार्क प्राइस पे अगर आप सेल करते हैं तो 12% लॉस होता है। सो आई कैन से इट इज इक्वल टू 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना। 80% ऑफ मार्क प्राइस इज द सेलिंग प्राइस एंड 12% लॉस पे सेल किया, तो 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो द सेलिंग प्राइस। ये दोनों इक्वल होगा। ये बात समझ आ रही है? बोथ आर द सेलिंग प्राइसेस। कोई डाउट है इसमें, बोलो। फिर सेकंड केस में वी आर सेलिंग द सेम आर्टिकल एट 95% ऑफ मार्क प्राइस। सो इफ द सेलिंग प्राइस इज 95% ऑफ मार्क प्राइस, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में ये कितना होगा, तो मान लेते हैं एक्स होगा। ठीक है, तो ये एक्स की जो भी वैल्यू आए उससे आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी का डाउट है? एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या यहां तक कोई डाउट है कि ये दोनों कैसे आए इक्वेशंस, तो बताइए। ये क्लियर है ना? सो इफ आई डिवाइड दिस, सो वी कैन से 80% ऑफ मार्क प्राइस एंड 95% ऑफ मार्क प्राइस। तो इसमें सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 80 एंड 95, जो भी आगे फर्दर कैंसिल हो जाएगा। एंड ऑन दिस साइड इट विल बी ओनली 88 बाई एक्स। ठीक है, फिर 8 से कैंसिल कर सकते हैं ये 10 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। फिर 5 से कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, और ये 19 टाइम्स। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 19 टाइम्स 11/2। ठीक है, 190 209/2, तो 209/2 कितना हुआ, 104.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन वी सेल द आर्टिकल एट 95% ऑफ मार्क प्राइस, वी आर ऑल्सो सेलिंग इट एट 104% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से 4.5% ज्यादा, मतलब 4.5% का प्रॉफिट। क्लियर है? कोई भी स्टेप रिपीट करना है तो बताइए। ठीक है, 10th। 5% more is gained by selling a watch for 350 than by selling it for 340. The cost price of the watch is, पूरा मतलब एक दूसरा तो देखो, 5% मोर इज गेन मतलब 340 में सेल करके भी कुछ तो प्रॉफिट हो ही रहा है। ठीक है, बट जब 350 पे सेल करते हैं तो 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जो 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो बेसिकली कितने एक्चुअल प्रॉफिट के इक्वल है, 10 रुपीज के। फाइन, सो आई कैन से 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस शुड बी इक्वल टू 10 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 200। ठीक है, समझ आया क्या? एक्स्ट्रा परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो 10 रुपीज है, और ये जो एक्स्ट्रा परसेंट प्रॉफिट है 5% वो कॉस्ट प्राइस पे ही तो होगा। तो 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो हमने एक्स्ट्रा लिया कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट, दैट शुड बी इक्वल टू एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो 10 है। ठीक है। हम्म,
ये ऐसा है, समझ लो इनिशियली जब 340 पे सेल कर रहे हैं तो उसमें X% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और जब 350 पे सेल कर रहे हैं तो उसमें X+5% प्रॉफिट हो रहा है। ये समझ आया? ठीक है। तो X+5% ऑफ कॉस्ट प्राइस माइनस X% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये हुआ फाइनल प्रॉफिट जो 350 पे हो रहा है, और ये हुआ इनिशियल प्रॉफिट जो 340 पे हो रहा है, ठीक है। तो दोनों केस में कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है, सिर्फ सेलिंग प्राइस अलग है, 10 रुपीज ज्यादा है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना ज्यादा होगा? 10 रुपीज, ठीक है। तो दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 10। क्लियर है? अब इसमें ये एक्स वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो सिर्फ 5% ऑफ सीपी बचेगा विच इज 10। तो वही किया मैंने। क्लियर है? और कोई डाउट है? चलो बस ये लास्ट करते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। होमवर्क आपको करना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा। फिर ना। थर्टी, ठीक है। तो हो गया। ये तो ओरल क्वेश्चन ही है, ऐसे इतना क्या लिख रहे हो तुम लोग? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर आप 100 रुपीज लेते हैं तो मार्क प्राइस 160 हो गया, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%, तो सेलिंग प्राइस 112 रुपीज हो गया, ठीक है। तो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 160 रुपीज जो प्राइस टैग है उसके उस वो सामान को हम लोग 112 में सेल कर रहे हैं, तो 48 रुपीज का डिस्काउंट। ये बात समझ आ रही है? तो 48 रुपीज का डिस्काउंट है कितने प्राइस टैग पे? 160 पे। तो कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया? ठीक है, बात समझ आ रही है ना? तो इसमें तो कुछ था नहीं, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं था। तो इससे मतलब आप लोग बोलते रहते हो कि हम लोग जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करें, तो वो ऐसा अचानक से कोई बटन दबेगा और आप लोग जल्दी सॉल्व करना चालू कर दोगे, वैसा नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मैं यहाँ से कोई जादू की छड़ी घुमाऊंगा और आप लोग सब एग्जाम में एकदम जाके फासम फाटी कर दोगे, वैसा नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। क्लियर? आप लोग ने जो मेथड सीखे हैं स्कूल में, उनसे करोगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, बट आप खुद ही रियलाइज करो कि टाइम लगता है आप लोग को सॉल्व करने में, ठीक है। तो वो टाइम कम लगे उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। तो सिर्फ क्लास में बैठ के मेरी बातें सुनने से नहीं होगा, वो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है। सो वी विल नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आपको जो मैंने कल बताया था, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो देखिए, इंटरेस्ट कब आता है? जब हम किसी से लोन लेते हैं, राइट। नाउ दैट लोन कैन बी सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब वो होता है जो हम एक फॉर्मल सिस्टम से लेते हैं, जिसकी एक रिकॉर्ड होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, हम बैंक से लें या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, तो वो लोग ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हमने इस दिन इस डेट को इस इंसान को इतने पैसे इस रेट पे लोन पे दिए। क्लियर। और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसमें नॉर्मली जो पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पे लोग एक दूसरे से पैसे ले लेते हैं, ठीक है। उसका रिकॉर्ड्स नहीं होते, और वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मोस्ट केसेस में बैंक के थ्रू भी नहीं होते, वो कैश में होते हैं। क्लियर। ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। फाइन। तो इसमें अगर कोई किसी का पैसा अगर डुबा दे, मार ले, तो फिर उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं कि मैंने इसको पैसे दिए थे। क्लियर है ना, क्योंकि कैश में दिया था तो कोई बैंकिंग सिस्टम में कहीं पे कोई स्टेटमेंट में आएगा, वैसा तो होगा नहीं। क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन। बट दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, और वो है इंटरेस्ट। कैसा भी लोन लो, दोनों केस में इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है लोन लेने वाले को। क्लियर है। ठीक है। तो आप लोग ने नॉर्मल शायद घर में कन्वर्जेशन में सुना हो कि हमने मार्केट से 1.5 रुपए में पैसा उठाया है ना। क्लियर है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये अनसिक्योर्ड लोन की बात हो रही होती है, जब मार्केट से ऐसे पैसा उठाते हैं, मतलब मार्केट में कोई जान पहचान वाला है, उससे हमने ऐसे लोन ले लिया है। क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? 1.5 रुपए में पैसा उठाना, इसका मीनिंग है कि ऑन 100 रुपीज ऑफ लोन आई विल हैव टू पे 1.5 रुपीज इंटरेस्ट। कितने टाइम में? 1 साल में नहीं, 1 महीने में। ये जो ऐसा उठाते हैं ना, 1.5 रुपया में पैसा उठाया, 2 रुपया में पैसा उठाया, तो वो होता है 1 महीने का। क्लियर। तो 1 साल का कितना हो गया? अगर 1.5% 1 मंथ का है, तो 1 साल का 18% हो गया। क्लियर है। तो 18% इंटरेस्ट रेट हो गया एनुअल। क्लियर। और जब हम बैंक से लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल होम लोन लेना है या गाड़ी के लिए लोन लेना है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 to 10% के बीच में होता है। क्लियर। तो ये जो 8 to 10% होता है, दैट इज एनुअल। समझ आ रही है? तो बैंक को जब आप अप्रोच करते हो कि मुझे घर लेना है, उसके लिए लोन चाहिए, तो वो बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ कंडीशंस बताएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट मोस्टली इन इस रेंज में होगा, सो दैट विल बी एनुअल। क्लियर। तो इतना डिफरेंस क्यों है? वही जो मैंने पहले दो वर्ड्स यूज किए, ये सिक्योर्ड है, इसमें पैसे डूबने के चांसेस कम है। वो अनसिक्योर्ड है, राइट। वो सामने वाला पैसा लेके भाग गया तो गया, इंटरेस्ट भी गया और पैसे भी गए। क्लियर। तो वो अनसिक्योर्ड, तो वहां पे रिस्क ज्यादा है, तो इसके लिए इंटरेस्ट भी ज्यादा है। क्लियर। बट जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फॉर्मल सेक्टर वाला ही सिस्टम डिस्कस करेंगे, राइट। तो एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। ऐसे आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही पहले। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो हमेशा उतना ही रहता है जितना था, राइट। जब हम लोन लेते हैं तो दो तीन चीजें डिसाइड की जाती है बिफोर द लोन इज डिसबर्स्ड, कि आपको कितना लोन लेना है, पहला सवाल ये होता है। दूसरा, कितने टाइम के लिए लेना है, राइट। और तीसरा क्वेश्चन कस्टमर पूछता है कि आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे। पहले दो क्वेश्चन बैंक पूछ रहे, थर्ड क्वेश्चन कस्टमर पूछ रहे, राइट। तो ये तीन चीजें डिसाइड की जाती है एंड देन लोन इज डिसबर्स्ड। तो कितना लोन लेना है वो हो गया प्रिंसिपल, कितने टाइम के लिए लेना है वो हो गया टेन्योर या टाइम, एंड क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे वो आर हो गया। ये तीन चीजें अगर हमें पता है तो वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर समझ लो मैंने बैंक को बोला कि मुझे 10,000 रुपीज लोन चाहिए एंड आई वॉन्ट दिस लोन फॉर 3 years। ठीक है। एंड कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल का मतलब कीप इट सिंपल इंटरेस्ट। बैंक कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में लोन नहीं देता, राइट। बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार मान लेते हैं। तो बैंक बोलता है कि ठीक है, हम सिंपल इंटरेस्ट रखेंगे, बट इंटरेस्ट रेट 12% रहेगा। ठीक है। तो अभी जो 12% इंटरेस्ट है वो तीनों साल 12 ही रहेगा,
एंड ये जो प्रिंसिपल 10,000 है वो भी तीनों साल 10,000 ही रहेगा। क्लियर? दैट मीन्स अगर आप एक टेबल बनाए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना? 10,000। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना? 10,000। थर्ड ईयर का भी प्रिंसिपल 10,000, राइट? फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12% ऑफ 10,000 मीन्स 1,200। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12% ऑफ दिस प्रिंसिपल मीन्स 1,200 अगेन। थर्ड ईयर में भी 1,200, राइट? तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 3,600। क्लियर है बात? तो आप इसको ऐसे भी हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि 12% ही रहना है, 12% ऑफ 10,000 ही रहना है तीनों साल। सो इट विल बी अल्टीमेटली 12 इंटू 3, 36%। ठीक है? ये टेबल ना भी बनाए तो आपको ऐसे भी पता चल जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट है तो 12 12 12 तीन बार ऐड होगा तो 36% इंटरेस्ट टोटल हमको पे करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? सो 36% ऑफ ऑब्वियसली द प्रिंसिपल। क्लियर है? तो इंटरेस्ट कितना होगा? You will write principal, you will write the rate, 12 rate, and you will also write the time. तो रेट इंटू टाइम, ये टोटल कितना इंटरेस्ट रेट हो गया, ये अपॉन 100, नीचे एक 100 भी रखते हैं, राइट? सो दैट इज इंटरेस्ट रेट। तो ये समझ रहा है ना 100 क्यों है? 12 इंटू 3, 36% इंटरेस्ट पे करना है, 36% ऑफ 10,000। सो आई विल राइट 36/100 ऑफ 10,000। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट इंटू टाइम हो गया, आर इंटू टी, और नीचे ये 100 आ गया। तो ये सिर्फ परसेंटेज ही है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। क्लियर? इफ यू नो द परसेंटेज देन यू नो दिस ऑल्सो। कोई भी डाउट है इसमें यहां तक? ओके। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो ये कि प्रिंसिपल क्योंकि हमेशा सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहता है। इंटरेस्ट इज ऑल्सो सेम एवरी ईयर। ठीक है? बिकॉज द प्रिंसिपल इज नॉट चेंजिंग, द इंटरेस्ट इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग। हर साल का इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है? तो अगर मैं बोलता हूं कि एक प्रिंसिपल है, समझ लो 1,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, तो क्वेश्चन है कि कितने टाइम में आई विल गेट एन इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल, राइट? तो कितने टाइम में आई विल गेट एन इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल? तो इसके लिए हाँ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 20 ईयर्स, राइट? हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना होना चाहिए? इक्वल टू प्रिंसिपल, दैट मीन्स 100% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है? एक साल में कितना मिलता है? 5%। तो 100% लाने में कितना समय लगेगा? 100/5, 20। ठीक है? ये लॉजिकल थिंकिंग है। अगर आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है? आई की जगह पे पी लिख दो, पी एंड पी कैंसिल होगा, 100 इधर आएगा और आर नीचे 5 आ जाएगा। तो वैसा कर सकते हैं। ठीक है? बट थोड़ा लॉजिकली सोचें तो 5% अगर एक साल में मिल रहा है तो हमको कितना चाहिए? 100%, तो 20 साल लगेगा। हर साल 5% ऑफ प्रिंसिपल ही मिलता रहेगा। ठीक है? कोई डाउट है यहां तक? ओके। फिर एक चीज होती है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है? तो अमाउंट हर साल चेंज होता रहेगा, बिकॉज हर साल इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। सो अमाउंट विल कीप चेंजिंग एवरी ईयर। ठीक है? तो जो लैंग्वेज मिलती है क्वेश्चन की वो कैसे मिलती है? अ सम अमाउंट्स टू 1560 इन 6 ईयर्स। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? सम क्या चीज है? सम इज प्रिंसिपल, अमाउंट्स टू 1560 मतलब ये 6 ईयर्स का टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है? ये प्रिंसिपल था जिसको हमने इन्वेस्ट किया या जो हमने लोन लिया, तो 6 ईयर्स के बाद अब टोटल 1560 लोन हो चुका है मेरा।
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 6 ईयर्स का। बात समझ आ रही है? तो ऐसा लैंग्वेज आपको मिलेगा। तो a sum amounts to 1560 in 6 years and let us say and 1740 in 9 years. So what is the sum? What is the sum मतलब what is the principal and rate of interest? तो ये बताइए, ये आपको सॉल्व करना है। हाँ हाँ, समझ आ रहा है क्या? देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग लिखने के पहले थोड़ा सोचो कि 6 ईयर्स का अमाउंट 1560 है एंड 9 ईयर्स का अमाउंट 1740 है। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 ईयर्स है उसमें जो ये अमाउंट एक्स्ट्रा बढ़ा वो क्या बढ़ा? 3 साल का इंटरेस्ट बढ़ा। ये समझ आ रही है बात? तो अगर मैं इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस लिखता हूं तो वो 3 ईयर्स का इंटरेस्ट होगा, राइट? तो कितना आएगा? 3 ईयर्स इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 220, 180। ठीक है, 3 ईयर्स का इंटरेस्ट 180 आया। और क्योंकि सिंबल इंटरेस्ट है वो कहीं लिखा नहीं है बट वही है क्योंकि वही डिस्कशन चल रहा है। तो 3 ईयर्स का इंटरेस्ट अगर 180 है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 60। फाइन। तो 1 ईयर इंटरेस्ट इज 60। इसमें किसी का डाउट है? ठीक है। तो 1 ईयर इंटरेस्ट अगर 60 है तो अब आप मुझे ये बताइए, जब ये पैसे 1560 हुए तो इसमें 6 ईयर्स का इंटरेस्ट जोड़ा था तो 360 रुपीज जोड़ा होगा, राइट? तब ये 1560 बना होगा। तो ये 360 क्या चीज में ऐड हुआ होगा? 1200 में। तो 1200 क्या रहा? प्रिंसिपल। तो बताओ, कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है? लॉजिक क्लियर है? ठीक है। तो प्रिंसिपल 1200 है, यहां तक सब पहुंच पा रहे हैं या इसमें कोई डाउट है अभी? प्रिंसिपल इज 1200, यहां तक सब लोग पहुंच गए? कोई डाउट है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना तो बड़ा आसान है। 1 साल का इंटरेस्ट 60 है, 1 ईयर इंटरेस्ट इज 60, तो 1200 पे अगर 60 रुपीज इंटरेस्ट आ रहा है 1 साल में तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। इसके लिए भी कुछ लिखना नहीं है। क्लियर है बात? कोई भी डाउट है बताइए। ठीक।
ये बताइए। और सम बिकम्स टू टाइम्स इटसेल्फ, सम मतलब प्रिंसिपल, तो 5 इयर्स में ये प्रिंसिपल एंड 5 इयर्स का जो भी इंटरेस्ट है सब मिला के जो अमाउंट है दैट बिकम्स प्रिंसिपल का डबल। समझ आ रहे? तो फिर बताइए आंसर। हाँ जी। 12 इयर्स, 20 इयर्स ना। रख लो रख लो। हाँ। नहीं। नहीं। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, फिर तुम ऐसे जुगाड़ लगाओ कैसे ला सकते हैं। आंसर 35। नहीं 10, हाँ। हाँ इंक्लूडिंग 5 इयर्स, मतलब उसके आगे नहीं। हम्म। वेरी गुड। हम्म। 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 ठीक है। हाँ। हम्म। ठीक है। तो देखिए अभी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में। 3 टाइम्स 10 इयर्स, नहीं, आंसर 35 है नयन। तो अभी समझ लेते हैं कैसे है। 8 टाइम्स 35। 3 टाइम्स 10 इयर्स में नहीं होगा, 10 इयर्स में 2 टाइम्स होगा। हाँ 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स इन 10 इयर्स एंड 8 टाइम्स इन 35 इयर्स, ठीक है नयन। तो अब देखिए इट सेज द सम बिकम्स 2 टाइम्स इटसेल्फ इन 5 इयर्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर हमने 100 रुपीज से चालू किया था, ठीक है, 100 रुपीज से स्टार्ट किया था, तो इन 5 इयर्स इंटरेस्ट बिकम्स कितना, 100, है ना। एंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बिकम्स 200, जो यहाँ पे लिखा है डबल। यहां तक कोई डाउट है? तो 5 इयर्स में 100 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है। अब सिंपल इंटरेस्ट के साथ एक अच्छी चीज क्या है कि वो हर साल उतना ही मिलता है ना। क्लियर? तो अगर 5 इयर्स में 100 रुपीज इंटरेस्ट मिला तो एक साल में कितना मिल रहा होगा, 20। तो हर साल 20 20 ही मिलेगा, ऐसा हिसाब लगा सकते हैं। या हर 5 इयर्स में 100 100 मिलेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? वी कैन ऑल्सो से कि इन अ ड्यूरेशन ऑफ 5 इयर्स द इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑफ दोज 5 इयर्स विल बी 100। क्लियर?
तो अब अगर आपको ये करना है, प्रिंसिपल जो 100 है, नाउ दिस प्रिंसिपल शुड बी, नाउ दिस बिकम्स 800, तो इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? 700। क्लियर है? तो 100 रुपीज इंटरेस्ट आता है कितने समय में? 5 ईयर्स में। तो 700 रुपीज इंटरेस्ट आएगा कितने समय में? 35 ईयर्स में। समझ आ रहे है? अभी हमने डिस्कस किया ना कि 100 रुपीज अगर 5 ईयर्स में आए तो हर 5 ईयर्स में 100 ही आएगा। फर्स्ट 5 ईयर्स में 100, फिर अगले 5 ईयर्स में 100, फिर अगले में 100। तो ऐसे कितने 5 ईयर्स लग जाएंगे टू गेट दिस टू 700? 7 5 ईयर्स। 7 5 ईयर प्लान्स लग जाएंगे ना, तो 35 ईयर्स हो जाएंगे टोटल। समझ आ रहा है बात? कोई भी डाउट है तो बस 35 ईयर्स आंसर हो गया। क्लियर है? बताइए। इजी है ना? ठीक है, तो बस सिंपल लॉजिक है, फॉर्मूले का जरूरत ही नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो फॉर्मूले से करना है तो कर सकते हो। इंटरेस्ट 100 आ गया, फिर आपको चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, आई अपॉन पी आर पी टी इंटू 100 करके, सो यू विल गेट 20%। अब ये 20% ले जाके यहाँ पे 700 के सामने रख दो। 100 इंटू 20/100 इंटू टी, तो टी का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इफ यू वांट टू यूज दिस फॉर्मूला, कि सर फॉर्मूला बताते हैं पर यूज नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि उसके बिना भी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो लॉजिकली करोगे तो राइटिंग वर्क थोड़ा कम, बस ये। क्लियर? ये देखो। हो गया। हम्म। तो देखिए, ये भी बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स नहीं करने, एक ही स्टेप में हो जाएगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4% फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये फर्स्ट 3 इयर्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से, है ना। फिर नेक्स्ट कितने 2 इयर्स के लिए अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला आपको 3 बार लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना। फर्स्ट 3 इयर्स में 4% है तो 12% हो गया यहाँ पे, 6% फॉर 2 इयर्स है तो 12% हो गया यहाँ पे, 8% फॉर 4 इयर्स है तो 32% हो गया यहाँ पे। तो टोटल कितना परसेंट, 32 प्लस 12 प्लस 12, तो कितना 56%। तो एक ही बार करना है, 56% ऑफ 313,440, बस बात खत्म। उसमें ईयर्स वगैरह सब आ गया, समझ आया। अच्छा इंटरेस्ट है क्या, हम उन्हें देखा नहीं तो। हाँ, तो 56% ऑफ समथिंग शुड बी 13,440। बट समझ आया, पॉइंट ये है कि आपको ये 3-4 बार नहीं करने की जरूरत है। क्लियर। तो एक ही बार में आप सबके इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करके एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट है बताइए। क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ ये अच्छी चीज है कि हर बार 4% ऑफ प्रिंसिपल ही इंटरेस्ट लगेगा, तो 3 साल का 4 4 करके 12% ऑफ प्रिंसिपल हो गया। फिर 6% भी वही प्रिंसिपल का लगने वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल तो चेंज ही नहीं होगा कभी भी। क्लियर। तो बिकॉज इट इज द परसेंटेज ऑफ सेम नंबर एवरी टाइम, दैट इज वाई दे कैन बी एडेड। समझ आ रहे। ईयर 1 में कितना इंटरेस्ट है, 4% ऑफ पी। ईयर 2 में कितना इंटरेस्ट है, फिर से 4% ऑफ पी। पी तो चेंज ही नहीं हो रहा। थर्ड ईयर में भी 4% ऑफ पी। फोर्थ ईयर में 6% ऑफ पी। फिफ्थ ईयर में 6% ऑफ पी। नेक्स्ट 8%, नेक्स्ट 8%। तो हर बार क्योंकि पी का ही परसेंटेज है, तो इन सबको ऐड कर दो, तो इट बिकम्स द नेट कितना परसेंट इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का। समझ आ रहा है। तो लॉजिक ये है, क्योंकि ये नंबर चेंज नहीं हो रहा, दैट इज वाई दे ऑल कैन बी एडेड। अगर ये नंबर अलग अलग होता तो फिर इनको हम ऐड नहीं कर सकते। बात समझ आ रहा है। ये थोड़ी चाहिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आई होप क्लियर है सबको। हाँ। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंटरेस्ट विच इज कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अलग क्यों है, बस वो समझ लेते हैं, बाकी तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग, ये हम समझते हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब ये है, एट अ प्री डिसाइडेड ड्यूरेशन द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। और ये कब किया जाता है, ये जो टेन्योर है वो पहले से डिसाइड कर दिया जाएगा कि इतने टाइम के बाद अगर आप हमको इंटरेस्ट रिटर्न नहीं करोगे तो हम लोग ये इंटरेस्ट को भी प्रिंसिपल में डाल देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कंपाउंडिंग साइकिल है, ये जो ड्यूरेशन मैंने लिखा है, अगर ये 1 ईयर है, क्लियर, एंड द लोन इज 10,000 रुपीज, प्रिंसिपल इज 10,000, टाइम ऑफ द लोन इज 3 इयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ठीक है। तो बैंक ऐसा बोलता है, या जो भी पैसे दे रहा है वो ऐसे बोलता है कि अगर आपने 1 साल का इंटरेस्ट 1 साल के अंदर पे नहीं किया, पैसे तो 10,000 आप रखो 3 साल तक, बट मुझे इंटरेस्ट हर साल चाहिए, राइट। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू पे इट, तो ये इंटरेस्ट को भी मैं प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा। फिर जब नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा तो वो फिर उस एडेड प्रिंसिपल पे होगा, एक्स्ट्रा प्रिंसिपल पे होगा। क्लियर है बात। नाउ द प्रिंसिपल विल नॉट रिमेन 10,000 थ्रू आउट, अगर आपने इंटरेस्ट मुझे पहले से पे नहीं किया। गेटिंग इट। ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट पे नहीं करता है बंदा, वो बोलता है कि मैं 3 साल के बाद सब कुछ ही पे कर दूंगा, अभी बीच में मुझे तुम डिस्टर्ब मत करना। ठीक है। तो फिर क्या होगा सिनेरियो, फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर
एंड थर्ड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल तो 10,000 ही रहेगा, इस 10,000 पर 10% इंटरेस्ट लगेगा तो 1,000 रुपीज आएगा। ठीक है, अब जैसे इसने पहले बोल ही दिया था कि मैं तो सब कुछ साथ में ही पे करूंगा, तो आपको जो बीच में ऐड वैड करना है कर लो। तो ये 1,000 रुपीज इसने ऐड कर दिया प्रिंसिपल में, सो न्यू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर बिकम्स 11,000। ठीक है, कोई डाउट? अब सेकेंड ईयर में जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो इस 11,000 पे होगा, सो दैट विल बी 1,100। ठीक है, अब वो वापस नहीं आए पैसे देने, तो इसने फिर से ही इसको ऐड कर दिया, तो 12100। राइट, अब थर्ड ईयर में जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो इस पे होगा, तो दैट विल बी 1210। ठीक है, तो प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग और उसकी वजह से इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, प्रिंसिपल वॉज सेम थ्रू आउट एंड हैंस द इंटरेस्ट वॉज ऑल्सो सेम थ्रू आउट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है दोनों का, हर साल का इंटरेस्ट तो वैसे ही कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो एक दो चीजें ऑब्जर्व करने की है वो ये, इफ यू लुक एट द प्रिंसिपल्स, हर साल के जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इसको देखें तो 10,000 से 11,000 हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 10%। राइट, 10% इंक्रीज। 11,000 से 12100 हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 10%। क्लियर है? एंड ऑल्सो लुक एट द इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट 1,000 से 1,100 हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 10%। फिर ये इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 10%। राइट, तो इससे हमें क्या मिल रहा है ऑब्जर्वेशन, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी रेट से हमारा एनुअल इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है हर साल, और उसी रेट से प्रिंसिपल भी इंक्रीज हो रहा है हर साल। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा पूछ ले कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर अगर चलता, तो आप यहीं से बता सकते हो, 1210 का 10% इज 121, 121 बस इसमें ऐड कर दो तो फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट भी आपको पता चल जाएगा। है ना, वो सब इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रहा है? इसका 10% 121 हुआ, 121 अगर इसमें आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 1331 हो गया। क्लियर है? तो इफ द लोन गोज इनटू फोर्थ ईयर तो 1331 फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। राइट, ये पैटर्न समझ आ रहा है? ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस में वी विल सॉल्व कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन यूजिंग दिस टेबल, जो अगर आप एक फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा उससे करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, बट ये टेबल की हेल्प से काफी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो अभी एक बड़ा फेमस फार्मूला भी है कंपाउंड इंटरेस्ट का, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। राइट, तो अभी देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, तो अभी उसी इंसान की बात करते हैं जिसने बोला था कि मैं 3 साल के पहले तो आऊंगा ही नहीं मुंह दिखाने। राइट, तो 3 साल के बाद जब वो आया तो उसको कितना पे करना है? ये जो इंटरेस्ट है वो थर्ड ईयर का था, अब इसको भी तो इसमें ऐड करेगा ना। राइट, तो 3 साल के बाद जब ये इंसान आएगा तो उसको कितना पैसा लिया जाएगा उससे? 13,310। अटेंडेंस शीट दे देना क्लास में। ठीक है, तो 13,310 विल बी चार्ज। अब ये बताओ, ये जो 13,310 पे हम पहुंचे वो कैसे पहुंचे? 1,000, जो 10,000 हमारा प्रिंसिपल था, इसको 3 बार इंक्रीज किया हमने, 10% यहाँ पे इंक्रीज किया, फिर 10% यहाँ इंक्रीज किया, और फिर 10% यहाँ इंक्रीज किया, तो हमारा फाइनल जो बिल है या फाइनल जो पेएबल अमाउंट है वो आ गया। क्लियर है ना? सो व्हाट आई कैन से इज फाइनल अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस, नहीं प्लस क्या, प्रिंसिपल इज कंसेक्यूटिवली इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हुआ तो P1 आया, फिर फर्स्ट ईयर के बाद 10% इंक्रीज हुआ तो P2 आया, और फिर से 10% इंक्रीज हुआ तो फाइनल अमाउंट आया, P3 आया। यही हुआ? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, तो अगर इनिशियल प्रिंसिपल P है तो ये कितना होगा? P इंटू 1 + 10/100। कोई भी नंबर को 10% इंक्रीज करेंगे तो ये आएगा ना रिजल्ट? नहीं,
हाँ वही तो है। ये प्रिंसिपल को 10% इंक्रीज किया तो P प्लस 10% ऑफ P, यही तो परसेंटेज का फॉर्मूला है ना। ये P कॉमन ले लो। P अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 इधर और यहाँ पे P आ गया। परसेंटेज का ही फॉर्मूला है, कोई डाउट है बताइए। तो कोई भी नंबर को 10% इंक्रीज करेंगे तो ये होगा रिजल्ट, इसको सॉल्व कर लेंगे बस। अब इसको फिर से 10% इंक्रीज किया तो ये कितना होगा, P इंटू 1 + 10/100, राइट। इसको अगर हम समझ लें A है, सो दिस नंबर विल बी A टाइम्स 1 + 10/100। ठीक है। ए की वैल्यू अगर आप ये रिप्लेस कर दो तो ये एक एक ब्रैकेट ऐसा ही और आ गया, तो P टाइम्स 1 + 10/100 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। और अगर ऐसा एक बार और करेंगे तो इट बिकम्स P टाइम्स 1 + 10/100 का होल क्यूब। ठीक है, तो P टाइम्स 1 + 10/100 का होल क्यूब। समझ आ रहा है, बोलो यहां तक कैसे पहुंचे, कोई डाउट है, क्लियर है। तो हर बार 3 टाइम्स हमने एक ही परसेंटेज इंक्रीमेंट किया। एनी डाउट हियर। एंड दिस इज दैट फॉर्मूला जो आप लोग को शायद याद होगा कंपाउंडेड अमाउंट का, दैट इज प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 होल रेज टू T। याद है ना ऐसा, राइट। तो वो परसेंटेज ही है ये भी। ठीक है, इट वॉज नॉट अ न्यू फॉर्मूला, ये परसेंटेज ही था, बस आपको एक नया फॉर्मूला बना के बताया गया था। कोई भी डाउट है। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट जो पे करना है, राइट, सब कुछ मिलाने के बाद। अगर सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए तो फिर इसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे आ रहा है, समझ आ रही है बात। लॉजिक वही है जो वो टेबल में मैंने बनाया था, बस उसको मैंने परसेंटेज के टर्म्स में थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन किया है, तो उससे फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, कोई भी डाउट है। तो इसमें अगर ऐसा हो कि 10,000 रुपीज है प्रिंसिपल, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, एंड कंपाउंडिंग है, कंपाउंडेड एनुअली, टाइम इज 2 इयर्स। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 10,000 को पहले 10% इंक्रीज किया, जो भी आया फिर उसको अगला 10% इंक्रीज किया, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। बट व्हाट इफ टाइम इज 1.5 ईयर्स, तो क्या करेंगे। मतलब मैंने 1.5 साल के बाद सोचा कि ये लोन अब खत्म कर देना है, मेरे पास पैसे आ गए। ऐसा होता है ना बहुत बार, हमने लोन तो लिया था 5 ईयर्स के लिए, बट 3 ईयर्स के बाद ही आई हैव सफिशिएंट मनी, तो मैं फिर वो खत्म कर देता हूँ कि रख लो। हाँ। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तो 10% पूरा यूज किया है मैंने पैसे, तो फर्स्ट ईयर का तो 10% इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड ईयर क्योंकि पूरा यूज नहीं हुआ, आधे साल में ही मैंने रिटर्न कर दिए पैसे, तो सेकेंड ईयर का हाफ ईयर का इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 5%। है ना, ये तो लॉजिकल है, क्लियर। तो अब आप सॉल्व कैसे करोगे, 10,000 रुपीज फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हो गए, फिर जो भी आया वो फिर सेकेंड ईयर में 5% ही इंक्रीज हुआ, तो 10% इंक्रीज होके हो गया 11,000। अब 11,000 का 5% कितना हुआ, 55, नहीं क्या 550। ठीक है, 550 हुआ, तो इसमें 550 ऐड कर दो, सो 11,550। ठीक है। तो बिना फॉर्मूले के भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला अगर लगाओगे तो ज्यादा मेहनत होगी। फॉर्मूला अगर वो लगाओगे तो उसमें क्या लिखा है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100। ठीक है। तो आर पता ही नहीं कितना है। ठीक है, 10% तो जब है जब पूरा साल यूज हो, अभी यहाँ पे कितना है। हाँ। ठीक है। तो 10 करके पावर में 3/2 ले लें, वो तो ठीक है, अब 3/2 पावर को सॉल्व कैसे करेंगे, समझ आ रहा है ना, क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूला है, बस उसको रहने दो,
बट काफी सारे क्वेश्चन आपसे बिना फॉर्मूले के सॉल्व जल्दी हो जाएंगे। जो इसका फॉर्मूले का जो बेसिस है ना, वहां से करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। बेसिस यही है कि 10% इंक्रीज होता है तो ऐसा आ जाता है। ठीक है, बट अगर आधे साल ही यूज हुआ तो यहाँ से सॉल्व करना इजी होगा, फॉर्मूले से करोगे तो मुश्किल होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब इसमें एक चीज और जो ऑब्जर्व करने की है वो ये, जैसे सिंपल इंटरेस्ट की जो प्रोग्रेस है वो एडिटिव है। हर इक्वल ड्यूरेशन में हमारा पैसा इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, 5 ईयर्स में डबल हुआ, कितने ईयर्स में 8 टाइम्स हो रहा है। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एवरी 5 ईयर्स 100 रुपीज ऐड हो जाएंगे। हमने 100 रुपीज प्रिंसिपल लेके काम किया था। क्लियर है? इन एवरी 5 ईयर्स 100 रुपीज विल बी एडेड टू द अमाउंट, ये डिस्कस किया था। तो सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव है। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अगर पी है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना हो गया? 1.1 पी हो जाएगा, है ना? वो 1 + 10/100 इज 1.1। क्लियर? अगले साल फिर से 10% अगर इंटरेस्ट लगा तो कितना हो जाएगा? 1.1 टाइम्स 1.1 पी। ठीक है। तो हर साल सेम नंबर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रिंसिपल से ऐसा ही में सेम नंबर हर साल ऐड हो रहा था। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये भी काफी सारे क्वेश्चन में ये फैक्ट भी आपको बहुत हेल्प करेगा। वही सेम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, अ सम बिकम्स 2 times itself इन 5 years, राइट? इस बार ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। इन व्हाट टाइम? विल इट बी, क्या था उस समय, 8 times itself। ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमारा इंटरेस्ट का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। वहां पे ऐसा ही था, इधर से आई है। क्लियर? तो अभी बताइए क्या आंसर आएगा। 5। तो देखिए क्या है इसमें, देखो मैं बता देता हूँ। अभी हमने ये डिस्कस किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब होता है तो हमारा जो अमाउंट है वो हर साल सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है ना? तो हर साल सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मीनिंग ये भी है कि अगर इक्वल ड्यूरेशन की बात करें तो इक्वल फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 2 ईयर्स में 1.1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो अगले 2 ईयर्स में फिर से वो 1.1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अ सम बिकम्स 2 times itself इन 5 ईयर्स। तो एक कुछ भी पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे, 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में ये पैसे डबल हो गए, तो 5 ईयर्स में इसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो अभी हमने जो ऊपर डिस्कस किया है उसके हिसाब से क्या होगा, अगले 5 ईयर्स में इसमें फिर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? और उसके अगले 5 ईयर्स में इसमें फिर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक और 2 मल्टीप्लाई होने के लिए 5 ईयर्स लगे, तो ये 4p हो गया।
और एक टू और टू मल्टीप्लाई होने के लिए फिर से 5 ईयर्स लगे, तो ये 8p हो गया, तो बस हो गया। कितने 5 ईयर्स लगे? 3 5 ईयर्स। समझ आ रहा है लॉजिक? क्लियर है? बोलो, कोई भी डाउट है? ठीक है, तो इससे अब ये भी समझ में आता है कि अगर आपको सेम चीज अचीव करनी है सिंपल इंटरेस्ट से तो 35 ईयर्स लगेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से अचीव करनी है तो सेम रेट पे सब कुछ सेम 15 ईयर्स में हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग ऑफ पावर, नहीं पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसा कुछ बोलते हैं ना, अकाउंट वाले तो सुनते होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? लॉजिक क्लियर है इसका कि क्यों ऐसा हुआ? फिर से बोल देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर सेम नंबर इज एडेड टू द अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड टू द अमाउंट एवरी ईयर और आफ्टर एवरी इक्वल ड्यूरेशन। ठीक है, तो नॉट जस्ट एवरी ईयर, अगर आप 3 ईयर्स का चंक भी लो तो 3 ईयर्स में जितना पैसा मेरा मल्टीप्लाई हुआ है नेक्स्ट ईयर्स में उतना ही फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर्स में उतना ही फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो सेम रहना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है। हाँ जी। शायद सही है। 928.2, ठीक है। 10% है। हम्म मैं क्या करूँ, 10 + 10 + 0, जो हम लोग का पहला वाला परसेंटेज अल्फा होगा हम्म वो डाल हम्म दो। हम्म प्लस उनसे से 21 आ गया। हम्म वापस में 10 + 2.1 कर रहा हूँ, 33.1 आ गया। फिर वापस में 10 + 3.31 कर रहा हूँ, तो इससे मेरा आ गया 46.41। सही है। तो फिर इसको और डिवाइड इसमें 2000 से मल्टीप्लाई करके इसमें फिर भी एक स्टेप बचा सकता था। फर्स्ट 2 ईयर्स का ये आ गया ना कितना, 21। 21 आया। हाँ। नेक्स्ट 2 ईयर्स का अलग से कर ले, 21 आ जाएगा। अच्छा। और वो करना नहीं पड़ेगा मतलब, और फिर दोनों वो को फिर 21 और 21 में 21 को कर काउंट। दो तो वो 2 बार में हो जाएगा। ये सही है ना, गलत नहीं हाँ है ना? सही है। ठीक है। हाँ भाई, तो अगर आपने ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करना चालू किया है कि कंपाउंडेड अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल रेस टू 4, एंड क्योंकि इंटरेस्ट चाहिए तो माइनस प्रिंसिपल, है ना? तो ऐसा करने से सॉल्व तो हो जाएगा। 2001 + r/100, तो r is 10, तो 1 + 10/100 विल बी 1.1, 1.1 रेस टू 4 माइनस पी। तो अभी इसमें आपको 1.1 की पावर 4 कैलकुलेट करनी है। 11 का स्क्वायर 121 तो पता है, फिर उसका भी स्क्वायर करना रहेगा, 121 इंटू 121 भी करना रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना करने से आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऐसा करें जो मैंने आपको पहले बताया था, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, राइट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल 2000 है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा 200, राइट,
एंड हमने ये डिस्कस किया था कि हर साल जो इंटरेस्ट है वो 10% से इंक्रीज होगा। तो अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 200 है तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 220। इसके बाद नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 242। इसका 10% आया 24.2, सो 256.2। ठीक है, तो अब इन चारों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये हर साल के इंटरेस्ट आ गए, एनुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल। आपको पूछा है टोटल 4 साल का इंटरेस्ट, तो इन सबका एडिशन। समझ आ रहा है? कोई भी स्टेप में डाउट है? 266 होगा, सॉरी 266। ठीक है, ये प्रोसेस समझ आ रहा है? ठीक है, तो इट विल बी मच मोर इजियर एज कंपेयर टू दिस। ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, बट आंसर जल्दी इससे आएगा। क्लियर है बात? सो दैट इज वाई ऐसा टेबल से आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस डाल सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूले से आपको टोटल अमाउंट मिलता है। टोटल कितना पैसा देगा वो इंसान आके, बताया था ना ऊपर, तो उसके लिए ये कैलकुलेशन आई थी। बट सिर्फ इंटरेस्ट देखना है तो क्या करेंगे? माइनस प्रिंसिपल। ठीक है। हम्म। अटेंडेंस में क्योंकि बाकी है आपने लिखा। हाँ जी, 10%। 10% नहीं है, 10% नहीं है। तो देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज 600 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज 660। तो अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेम प्रिंसिपल है, तो ये तो हम सब जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा, है ना? ये तो सबको पता है ना, इवन इफ आई डिडंट टेल अभी, बट ये तो पता था, राइट? वो टेबल में हमने देखा भी था। तो अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो एस आई हो या सी आई हो, दोनों केस में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो सेम आता है। ईयर वन प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ईयर वन प्रिंसिपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं कितना है,
इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट में एक और अच्छी चीज ये है कि उसमें तो हर साल का इंटरेस्ट सेम ही आता है। तो अगर 2 इयर्स का इंटरेस्ट 600 है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 300 होगा, राइट। एंड सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी 300 ही होगा। एंड बिकॉज फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं तो ये भी 300 होगा। एंड सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, क्योंकि 2 इयर्स का कंबाइंड इंटरेस्ट 660 है, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे 360 होगा। बोलिए, इसमें कोई डाउट है? ये बात समझ आई? अब हमने एक चीज और डिस्कस करी थी कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, इन दोनों में कितना परसेंट का चेंज आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल। याद आ रहे? तो अगर ये 300 था और अभी 360 हो गया सेकंड ईयर में, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज हियर? 20%। 60 रुपीज इंटरेस्ट है बट परसेंटेज चेंज 60 रुपीज चेंज है, बट परसेंटेज चेंज कितना? 60/300। कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो 360 माइनस 300, 60/300 इंटू 100। तो 20% चेंज हुआ, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 20%। ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है, दैट मीन्स ये 300 किसी नंबर का 20% होगा। 20% मतलब 1/5 होगा। तो 300 कौन से नंबर का 1/5 होता है? 1500 का। तो प्रिंसिपल क्या होगा? 1500 होगा। समझ आया? ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20 एंड प्रिंसिपल इज 1500। कोई भी डाउट है बताइए। हाँ, ऑप्शंस अगर है तो ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शंस आएंगे 1500 एंड 20% वाला, तो उसमें ये दोनों कंडीशंस मैच हो जाएगी। ऑप्शंस अगर है तो वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हम्म। हो गया। हाँ। हाँ, 10%। कोई डाउट है? अगर वो टेबल से करोगे तो झट से हो जाएगा, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वी कैन मेक दैट टेबल अगेन। ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3, 3 इयर्स की बात हो रही है। फाइन। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो अब इसमें देखिए आपको बोला है द इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर वॉज 550, ये 550 है, एंड दैट इन थर्ड ईयर इज 605। तो इन दोनों को यूज करके यू कैन गेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? तो ये 10% आता है। अब ये 10% पता चल गया, तो नाउ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंटरेस्ट। यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आएगा? ये कौन से नंबर को 10% इंक्रीज करे कि 550 आवे?
तो 500, क्लियर? सो द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर हैज टू बी 500। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका 10% इंटरेस्ट होता है। तो कौन से नंबर का 10% 500 होता है? 5000 का। क्लियर? तो बस इस टेबल में ही पूरा क्वेश्चन हो गया। फाइन। तो वो फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, बट फॉर्मूले के अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। राइट? अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करके आओगे तो आप सीख पाओगे, वरना कल मैं 2-4 क्वेश्चन और करा के फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू कर दूंगा। ठीक है? तो अगर आपको सीखना तो आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। मेरी बातें कितनी भी सुन लो, आपको नहीं आएगा। मैथ्स ऐसे नहीं आता है। हिस्ट्री ऐसे आ सकती है, इंग्लिश ऐसे आ सकता है, हिंदी ऐसे आ सकता है, बट मैथ्स नहीं आ सकता टीचर की बातें सुनने से। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में कल कल संडे है, परसों, तो आपके पास टाइम भी है, अब तो देख लो, है ना? आईपीएल के 2 मैच होंगे आज और कल, बट फिर भी टाइम रहेगा। राइट? तो कल ये होमवर्क करके आइए, एक्सरसाइज पूरी परसों डिस्कस करते हैं। ठीक है? ठीक है, तो किसी की कोई डाउट्स हैं तो यू कैन स्टे एंड आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। नेक्स्ट क्लास 15 मिनट्स में स्टार्ट होगा। मंडे को क्या करेंगे? एवरेजेस और मिक्सचर्स। ये जो एलिगेशन मिक्सर तो हम लोग का हो गया तो हम छोड़ सकते हैं। हाँ तो मत आना। मेरे सुबह उठने में बहुत लगता है, प्रॉब्लम हो है। हाँ उठा ही नहीं जाता सुबह। फर्स्ट लेक्चर में मत आना। हाँ 8:30 बजे रहता है। हाँ